जिसको हम सिलेबस के रूप में जानेंगे, ये आपके इस बार की 12वीं के कक्षा में किस प्रकार से है, पहले हम इसी पर चर्चा करेंगे। तो हम अपनी कक्षा विधिवत शुरू कर रहे हैं। एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। सभी को नमस्कार। मेरी तरफ से भी सभी को नमस्कार। तरफ से भी सभी को नमस्कार। तो अब विधिवत शुरू कर रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंट्रोडक्टरी है। आप 12वीं में पहली बार क्लास ले रहे हैं, तो 12वीं में बायोलॉजी का जो सिलेबस है 2020-2021 के एकेडमिक सेशन के लिए, उसमें सबसे पहले हम सिलेबस को इंट्रोड्यूस करेंगे। जब हम सिलेबस की बात करते हैं तो सिलेबस बायोलॉजी का आपको मालूम है साइंस का विषय है। इसमें थ्योरी का पार्ट अलग है, प्रैक्टिकल पार्ट अलग है। तो थ्योरी का सिलेबस हम देखेंगे, प्रैक्टिकल का सिलेबस देखेंगे। उसके बाद इस बार सीबीएसई ने कुछ मूलभूत परिवर्तन किए हैं, फंडामेंटल चेंजेस हैं टाइपोलॉजी ऑफ क्वेश्चंस के अंदर, क्वेश्चंस की सेटिंग में। उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। और उसके बाद फिर हम जो आपका पहला चैप्टर है, जो आपकी पहले यूनिट है, जो 12वीं में आपके 6th यूनिट के नाम से जानी जाती है, रिप्रोडक्शन। इसमें जो पहला चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इंट्रोडक्टरी क्लास में सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि बायोलॉजी का हमारा कोड क्या है। तो जो हमारा कोड है बायोलॉजी का, वो 044 है। इसको आप नोट कर लें, जब भी आप एग्जाम देंगे तो बायोलॉजी का कोड पता होना चाहिए 044। हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, इसका हमारे जीवन में क्या महत्व होने वाला है, किस प्रकार से हम अपनी लाइफ में जो हमने कॉन्सेप्ट बायोलॉजी के लिए हैं वो कैसे महत्वपूर्ण हो सकते हैं, कैसे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इसी लिहाज से करिकुलम बनाया गया है। तो इस करिकुलम से हम जो भी हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो एक्सपेक्टेड हैं, वो हैं कि हम एक पहली बात तो जो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ बायोलॉजी हैं कि हमको समझ। फर्स्ट लर्निंग आउटकम इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ बायोलॉजी। उसके अलावा जो encourage learning of emerging knowledge and its relevance to individual, हमारे जीवन में किस प्रकार से ये महत्वपूर्ण हो सकती है, इसकी अंडरस्टैंडिंग, इसकी नॉलेज की ये महत्वपूर्ण है। टू प्रमोट रैशनल एंड साइंटिफिक, यानी जीवन में कई बारी बातें ऐसी होती हैं जो हम वैसे ही मान लेते हैं, लेकिन हमको उसको तार्किक रूप से, उसको साइंटिफिक तरीके से समझना आना चाहिए। तो उसमें बायोलॉजी बहुत महत्व करती है, खास तौर पे टुवर्ड्स द पॉपुलेशन and development, enhance awareness about environmental issues like this. Awareness about environment issues, problems and appropriate solution. आप देख रहे हैं दिल्ली में किस प्रकार का अभी पीछे माहौल था, आजकल कैसा माहौल बदल रहा है। इसको समझने में बायोलॉजी बहुत महत्वपूर्ण योगदान करती है। अवेयरनेस क्रिएट करना, टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग द लर्नर्स अबाउट डाइवर्सिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड डेवलपिंग रिस्पेक्ट फॉर अदर लिविंग बींग्स। ये जो एक कॉन्सेप्ट है, ये जीवन को जीने के लिए सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट। हम बायोडाइवर्सिटी में बात करते हैं एक दूसरे को रेस्पेक्ट करने की, लेकिन बायोलॉजी इससे भी बहुत कहीं आगे आती है। वो कहती है कि इस पूरी की पूरी सृष्टि में, पूरी बायोडाइवर्सिटी में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके लिए रेस्पेक्ट होनी। यानी वी ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ डू दे grow, how do they take birth, how do they grow, how do they reproduce, and how do they are important for the entire nature, the entire biodiversity. ये सब हमको सीखने का मौका देती है। It appreciates that the most complex biological phenomena are built on top. Biology, the curriculum scheduled for this class is exposes to various branches of biology,
इसको पढ़ने से जो बायोलॉजी की डिफरेंट ब्रांचेज हैं, जो बायोलॉजी की डिटेल में जानना चाहते हैं, जैसे बॉटनी है, जूलॉजी है, मॉर्फोलॉजी है, एनाटॉमी है, फिजियोलॉजी है, हिस्टोलॉजी है, टेक्सोनॉमी है, जेनेटिक्स है, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, इकोलॉजी और बहुत सारी ऐसी ब्रांचेज हैं जो हम इस बार के करिकुलम से जान पाए। तो ये तो हमारा लर्निंग आउटकम्स थे बायोलॉजी पढ़ने के। जो करिकुलम है उससे हम क्या क्या इस बार हम अपने जीवन में ले सकते हैं। अब बात करेंगे जो हमारा बायोलॉजी का थ्योरी पार्ट है। इस बार के जो आपका क्लास 12th का 2020-21 का सेशन है, इसमें जो थ्योरी पार्ट है वो 70 मार्क्स की है और 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल का आपका असेसमेंट होना है। इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। ये जो आपकी 5 यूनिट्स हैं, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं और 10वीं, ये 5 यूनिट्स हैं। ये पांचों यूनिट्स में 70 मार्क्स का किस प्रकार से डिवीजन हुआ है, ये आप काइंडली नोट कर लीजिए। यू कैन हैव ए स्क्रीनशॉट ऑल्सो। जो एग्जाम होगा आपका थ्योरी का, 3 घंटे का एग्जाम होगा और उसमें जो आपका क्वेश्चंस की सेटिंग होगी, पहले यूनिट्स को 14 मार्क्स मिले हैं और जो दूसरी यूनिट है जिसको 7th यूनिट कह रहे हैं हम, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, दिस इज शेड्यूल फॉर 18 मार्क्स। 8th यूनिट है, द थर्ड यूनिट, दिस इज बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, ये 14 नंबर की है। जो एक बायोटेक्नोलॉजी का इसमें यूनिट है, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, ये 10 मार्क्स की है। इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट 14 मार्क्स। तो हम देख रहे हैं कि टोटल जो इसका वेटेज है वो 70 मार्क्स का है। अब ये जो हमारे यूनिट्स हैं, ये किस प्रकार से, इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस बार, ये देखना है। जो हमारी छठी यूनिट है, यानी पहला यूनिट 12वीं की, रिप्रोडक्शन के नाम से, इसमें जो पहला चैप्टर है जिसको हम आज डील करेंगे, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। और इसमें हम देखेंगे रिप्रोडक्शन के बारे में, मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, जैसे एसेक्सुअल है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। फिर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डिफरेंट टाइप्स, जैसे बाइनरी फिशन है, स्पोरुलेशन, बर्डिंग, जेम्यूल फॉर्मेशन, जम्यूल फॉर्मेशन, फ्रेगमेंटेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन प्लांट। चैप्टर 2 जो यूनिट रिप्रोडक्शन में है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इसमें हम फ्लावर के स्ट्रक्चर, डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स, पॉलिनेशन, इट्स टाइप्स, द डिफरेंट एजेंसीज विद एग्जांपल्स, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, pollen crystal interaction, double fertilization, post fertilization events, development of endosperm and embryo, development of seed and formation of fruit, special modes like apomixis, parthenocarpy, polyembryony, significance of seed dispersal and fruit formation. Third chapter is dealing with the human reproduction, and it is very important, and it is in our life also. The male and female reproductive systems, microscopic anatomy of testes and ovary, gametogenesis, spermatogenesis and oogenesis, menstrual cycle, fertilization, embryo development up to blastocyst formation, implantation, pregnancy and placenta formation, just an elementary idea, and similarly elementary idea of parturition and lactation. Fourth chapter is reproductive health. This deals with the need for reproductive health and prevention of sexually transmitted disease, what we call as STD. The various measures of birth control, its need, methods, contraception, and medical termination of pregnancy, MTP, amniocentesis, infertility, and assisted reproductive technologies, IVF, ZIFT, GIFT, just elementary idea about these techniques. Then the next unit is the unit 7, second evolution. It has got 3 lessons, chapter 5, 6, and 7. Chapter 5, the principle of inheritance and variation. This has got heredity and variation, Mendelian inheritance, deviation from Mendelian inheritance, that is incomplete dominance, codominance, multiple alleles, and inheritance of blood groups, pleiotropy. Then elementary idea of polygenic inheritance, chromosomal theory of inheritance,
chromosomes and genes, sex determination in human being, birds, and honeybee, linkage and crossing over, sex-linked inheritance like hemophilia and color blindness, Mendelian disorders in human beings like thalassemia, chromosomal disorders in humans, Down syndrome, Turner's syndrome, and Klinefelter syndrome. Chapter 6 is the molecular basis of inheritance. This will deal with search for genetic material and DNA as genetic material, structure of DNA and RNA, DNA packaging, DNA replication, central dogma, transcription, genetic code, translation, genetic expression and regulation, lack operand concept, genome, human and rice genome projects, and DNA fingerprint. The last chapter of this unit is evolution. We'll deal with the origin of life, biological evolution and evidences for biological evolution, like paleontology, comparative anatomy, immunology, and molecular evidences. Darwin's contribution, modern synthetic theory of evolution, mechanism of evolution, variation, which includes mutation and recombination, and natural selection with examples, types of natural selection, gene flow and genetic drift, Hardy-Weinberg's principle, adaptive radiation, human evolution. Then comes the third unit, biology in human welfare. The eighth chapter deals with human health and diseases. We will study in this chapter about pathogens, parasites causing human diseases, for example, malaria, dengue, chikungunya, filariasis, ascariasis, typhoid, pneumonia, common cold, amoebiasis, ringworm, and their control. Basic concepts of immunology, vaccines, cancer, HIV and AIDS, adolescence, that is drug and alcohol abuse, commonly known as substance abuse. The ninth chapter, second chapter of this unit, eighth, is strategies for enhancement in food production. We will study in this chapter about animal husbandry, plant breeding, tissue culture, and single cell protein. The last chapter of this unit, 10th chapter, is microbes in human welfare. We will study microbes in food processing, industrial production, sewage treatment, energy generation, and microbes as biocontrol agents and biofertilizers, antibiotics, their production and judicious use. The fourth unit is biotechnology and its application. It is unit 9. Chapter 11 has got the topic, the title biotechnology principles and processes. And in this chapter, we will study about genetic engineering, that is recombinant DNA technology, tools for this recombinant DNA technology, and the processes of recombinant DNA technology. The second chapter of this unit is biotechnology and its application. In this chapter, we will study about application of biotechnology in health and agriculture, human insulin and vaccine production, stem cell technology, gene therapy, genetically modified organisms like BT crops, transgenic animals, biosafety issues, and biopiracy and patents. The last unit of this year's biology course is unit 10, and it is ecology and environment. The three chapters of this unit 13, the first chapter is organism and population. This chapter will deal with organisms and environment, their habitat and niche, population and ecological adaptations, popular interactions like mutualism, competition, predation, parasitism, popular attributes like growth, birth rate and death rate, and age distribution. The 14th chapter, ecosystem, will deal with ecosystem patterns and components, productivity and decomposition,
energy flow, pyramids of number, biomass, energy, nutrient cycles, which includes carbon and phosphorus cycle, ecological succession, ecological service, carbon fixation, pollination, seed dispersal, oxygen release, and that is in brief. The 15th chapter is biodiversity and its conservation. We will study in this chapter about biodiversity, its concepts, pattern, and importance, loss of biodiversity, biodiversity conservation, hotspots, endangered organisms, their extinction, red data book, sacred groups, biosphere reserves, national parks, and wildlife sanctuaries. And the most important is Ramsar sites. The last chapter of your syllabus, theory syllabus, is environmental issues. We will study in this chapter about air pollution and its control, water pollution and its control, agrochemicals and their effects, solid waste management, radioactive waste management, greenhouse effect and climate change impact mitigation, ozone layer depletion, deforestation, case study exemplifying success story addressing about these concepts, these issues of environment. Now, this is the theory part of the syllabus for this year. Now, coming to the practical parts. The practicals will be of 30 marks, and the practical duration is for 3 hours. Now, there will be 6 questions in practical examination. Please note it down. You can have the screenshot also. One major experiment is for 5 marks. One minor experiment is for 4 marks. Slide preparation, one slide preparation is for 5 marks. There will be 7 spots on which you have to comment spotting for 7 marks. Then the whatever practicals you have written throughout the year, the record and Viva OC will be for 4 marks. And one more important, most important is the project record and Viva OC, that will be for 5 marks. Now looking at the scheme of this practical, we should go in some detail. There is a list of 9 major experiments and minor experiments and slide preparation. The 3 questions are taken from a list of practicals which are 9. I'll show you the slide. The major experiments are on the serial number 5, 6, 8, 9. You can see the color difference also. I have pointed through color differences. The brown one is the major experiment, the blue one is the minor experiment, and the green one is the experiments for slide preparation. So the experiment number 5, 6, 8, 9 is for 5 marks, major experiment. Minor experiments are serial number 2, 3, 4 for 4 marks. Slide preparation is the experiment number 1 and 7 for 5 marks. There is another list for the observation and spotting. These are having 11 experiments, and out of these 11 experiments, 7 spots will be put for observation and comments. Now let us see the list of experiments. You can see I have highlighted them with the different colors. You can take the screenshot also. You can have a look on the list of experiments. Prepare a temporary mount to observe pollen germination. Collect and study soil from at least 2 different sites and study them for their texture, moisture content, pH and water holding capacity, and correlate with the kind of plant found in them. Third one is collect water from 2 different water bodies around you and study them for pH, clarity, and presence of any living organism. Study the presence of suspended particulate matter in air at 2 widely spread different sites. Study the plant population density by quadrant method. Study the plant population frequency by quadrant method. Prepare a temporary mount of onion root tip to study mitosis. Study the effect of different temperatures and 3 different pH on the activity of salivary amylase on starch, and isolate DNA from available plant material.
such as spinach, green pea, seeds, papaya. You can take onion also. Now the study of or the observation, the experiments for spotting. There are 11. Flowers adapted to pollination by different agencies like wind, insect, bird. Pollen germination on stigma through a permanent slide or scanning electron micrograph. Identification of stages of gamete development, that is TS of testes, TS of ovary through permanent slides. Meiosis in onion bud cells or grasshopper testes through permanent slides. TS of blastula through permanent slides, it should be mammalian blastula. The Mendelian inheritance using seeds of different color, sizes of any plant. Prepared pedigree chart of any one of the genetic traits, such as rolling of tongue, blood groups, earlobes, widow's peak, and color blindness. Controlled pollination, emasculation, tagging, and bagging. Common disease causing organism like Ascaris, Entamoeba, Plasmodium, any fungus causing ringworm through permanent slides, models or virtual images, comment on symptoms of diseases that they cause. Two plants and two animals through their models and virtual images found in xeric conditions, comment upon their morphological adaptation. And the last one is the two plants or two animals, that is from model or virtual images found in aquatic conditions, comment upon their morphological adaptations. So these are the different spots which we have to study. The most important thing is investigatory project. आप लोगों ने देखा होगा प्रोजेक्ट के बारे में बच्चे बहुत बात करते हैं कि प्रोजेक्ट कौन सा बनाना है और फिर अल्टीमेटली वो कहीं से कॉपी करके सामने सामने। दरअसल में प्रोजेक्ट ऐसा नहीं है, ये पार्ट ऑफ ऑब्लिगेटरी असाइनमेंट है जिसमें हमको प्योरली एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर्स को फॉलो, कोई भी ऐसा फैक्ट जो अभी तक जान नहीं पाए हैं तो उसको जानने की कोशिश करते हैं। ये एक ओपन एंडेड एक्सपेरिमेंटल स्टडी है जिसमें हम वो जानने की कोशिश करते हैं जो अभी तक हमको, जैसे आजकल देख रहे हैं आप सड़कों पर जो है कई खबरें आ रही हैं कि वाइल्ड एनिमल्स आ गए हैं। तो क्या हो अगर पूरा का पूरा संसार स्टैंड स्टिल हो जाए तो बायोडाइवर्सिटी का इफेक्ट सिटीज पे क्या होता है, ये टॉपिक हो सकता है। आजकल हम देख रहे हैं आकाश बिल्कुल साफ, तो अगर सारा का सारा जो हमारा मैन एक्टिविटीज हैं अगर रुक जाती हैं तो ये हमारे एनवायरनमेंट पर कैसे इफेक्ट करती हैं, ये बहुत लेटेस्ट टॉपिक्स हैं जिन पे बात की जा सकती है। Investigatory projects, they are involving practical investigations carried out by individuals or group of students. ऐसा नहीं कि एक ही बच्चा करेगा, कोई बड़ा प्रोजेक्ट है तो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स उसको कर सकते। अब बात आती है कि प्रोजेक्ट को लिखा कैसे। मैंने देखा है कई बार कि प्रोजेक्ट जो है बच्चे कहीं से कॉपी कर लेते हैं या सीधा इंटरनेट से डाउनलोड कर लेते हैं। ये एक नहीं है, आपको बताया जा रहा है, आप इसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए कि प्रोजेक्ट को प्रॉपरली कैसे। सबसे पहले प्रोजेक्ट का टाइटल होना चाहिए, व्हाट इज द टाइटल ऑफ द इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट, ये पहले पेज पर होना चाहिए। इससे पहले जो फॉर्मल पेजेस हैं जैसे आपका नाम, रोल नंबर, इसके अलावा एक सर्टिफिकेट की ये काम मैंने खुद किया है और आपका एक्नॉलेजमेंट। उसके बाद जब प्रोजेक्ट लिखते हैं तो उसमें पहला जो एस्पेक्ट है वो टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट। उसके बाद यू शुड नो व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ योर प्रोजेक्ट, सो यू शुड राइट द ऑब्जेक्टिव्स। Then what is the material required for your project? What method you have adopted for it? क्या प्रोसीजर रहा है ये आपको लिखना है। उसके बाद आपने जो कुछ किया उसमें जो आपके रिजल्ट्स आए, जो भी आपने ऑब्जर्वेशंस लिए हैं वो सब लिखनी है, उनको किस प्रकार से आपने उसका एक रिजल्ट निकाला है, दैट यू हैव टू राइट। देन द एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, जो भी आपका रिजल्ट आया है उसको एनालाइज कीजिए, उसको इंटरप्रेट कीजिए और देखिए कि आपका वो लाइफ में कैसे इस्तेमाल होगा। इसको डिस्कस कर सकते हैं, जो भी आपने एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन किया है उसका डिस्कशन, और फाइनली हम उसको कंक्लूड करते हैं। इस पूरे की पूरी प्रोजेक्ट के दौरान हमने जहाँ जहाँ से मदद ली है, बुक्स हो सकती हैं, डिफरेंट साइट्स हो सकती हैं इंटरनेट की, उन सब के रेफरेंसेस सब इसमें देंगे। इस प्रकार से हम एक प्रोजेक्ट को पूरा तैयार कर लेंगे।
जो 2020-21 में आपका एग्जाम होने वाला है, बायोलॉजी का पूरा सिलेबस की हमने बात की है। इसमें असेसमेंट किस प्रकार से होगा, किस प्रकार से आपके एग्जाम होंगे, इवेल्यूशन कैसे होगा, तो थोड़ा इस बार तब्दीली है, थोड़ा परिवर्तन है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। 3 घंटे का पेपर है आपका, मैक्सिमम 70 मार्क्स है, इसमें कोई चेंज नहीं है। इस बार आपकी जो जो लर्निंग आउटकम्स हैं उनको डिफरेंट हम एटीट्यूड्स के द्वारा, स्किल्स के द्वारा देखते हैं कि आप में कितनी नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग है। इस चीज़ को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए जो आपकी कॉम्पिटेंसी आपके अंदर डेवलप हुई है, इसको एसेस करने के लिए 50% की वेटेज रखी गई है। एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज एंड इट्स कॉन्सेप्ट इन द डेली लाइफ, इसके लिए 30% है। और जो भी आपके सामने एक परिस्थिति आती है, कोई कॉन्सेप्ट आपने सीखा, उसमें उसको कैसे एनालाइज करना है, उसको कैसे इवेल्युएट करना है, या उससे कोई एक नई चीज को कैसे क्रिएट करना है, इसके लिए 20% की वेटेज दी गई है। एक बात खास तौर पर ध्यान देने वाली है, शुड नो, टाइपोलॉजी ऑफ क्वेश्चंस जो हैं उस बार जो है वो एक बार देख लीजिए। वेरी शॉर्ट आंसर VSA इंक्लूडिंग MCQ क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। एक बार एक नया कॉन्सेप्ट डाला गया है, assertion रीजनिंग टाइप, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, लॉन्ग आंसर टाइप 1 एंड लॉन्ग आंसर टाइप 2। ये भी इस बार नया दिखाई दे रहा है। पिछली बार तक केवल लॉन्ग आंसर ए होता था, लॉन्ग आंसर आंसर केवल एक ही होता था, शॉर्ट आंसर होते थे 2 प्रकार के। इस बार लॉन्ग आंसर एक, A1 और LA2। इसके अलावा पिछली बार तक जैसा केस बेस्ड स्टडी था, तो सोर्स बेस्ड, केस बेस्ड, पैसेज बेस्ड, इंटीग्रेटेड असेसमेंट बेस्ड क्वेश्चन होंगे। यानी कि आपके सामने कोई पर्टिकुलर केस रख दिया जाएगा, तो एक छोटा सा जो हमारी लाइफ में होता है, तो उसमें क्वेश्चंस हो सकते हैं। कोई डायग्राम हो सकता है, डायग्राम आपको कहा गया कि आप उसको ध्यान से देखिए और फिर उसके ऊपर क्वेश्चन हो सकते हैं। कोई एक पैसेज दे दिया, एक पैराग्राफ दे दिया, उसको आप ध्यान से पढ़िए, उसके बाद फिर उसके कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन हो सकते हैं बेस्ड ऑन योर बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। और इसी प्रकार से इंटीग्रेटेड असेसमेंट क्वेश्चंस आपके सामने। इन सारे के सारे क्वेश्चंस में एक इंटरनल चॉइस होगी करीब 33%। वो डिफरेंट सेक्शंस में होगी, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई से 5 सवाल कीजिए, कोई से 10 सवाल कीजिए, इस प्रकार से आपकी चॉइस नहीं होगी, इंटरनल चॉइस होगी। अब जो हमने क्वेश्चंस की बात की है, उनके कुछ एग्जांपल्स के द्वारा इसको समझने की कोशिश करेंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन है कि एंड्रोजन्स आर सिंथेसाइज्ड बाय, की चॉइसेस हैं सर्टोली सेल्स, बी लेडिक सेल, सी सेमिनल वेसिकल्स एंड डी बल्बो यूरिथ्मेंट्स। अभी चूंकि ये चैप्टर आपको पढ़ाया नहीं गया है, लेकिन फिर भी जो थोड़ी बहुत आपको नॉलेज है, 10वीं में आपने सिस्टम पढ़ा है, उसके बेसिस पर या जो क्यूरियस बच्चे हैं उनको पता होना चाहिए कि एंडोजेंस जो है इनमें से कोई एक करेक्ट आंसर है, जो उसका आ, उस पर्टिकुलर जो उसका पार्ट है, ABCD को चुनना है। तो आप जान सकते हैं इसमें ये कौन सा हो सकता है। चलिए, ये आपके लिए क्वेश्चन है फिलहाल समझने के लिए कि ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। हाँ, लेडिक सेल इसका करेक्ट। अब ये चीज आप समझ लीजिए, नई चीज है, एसेशन रीजनिंग टाइप क्वेश्चन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी आपका जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है इसमें दिया जाएगा। एसेशन रीजनिंग टाइप क्वेश्चन में एसेशन जो एक सिंपल स्टेटमेंट होता है, और रीजन उसका जो है उसकी एक्सप्लेनेशन होती है। कोई भी एक सेंटेंस है, उसको एक्सप्लेन करता हुआ उसका रीजन होता है। अब इस प्रकार के सवाल में 4 पॉइंट होते हैं, 4 आपके ऑप्शंस होंगे, ABCD। तो उसमें जो है आपको देखना है कि जो दोनों की दोनों आपके एसेशन रीजन, उनको ध्यान से देखिए, स्टडी कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए, और उसके बाद पॉइंट आउट करना है। कैसे? ये दोनों ही ठीक हैं, बोथ A एंड R आर ट्रू, एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। B में क्या है? बोथ A एंड R, एसेशन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, लेकिन जो रीजन है वो A का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। सी में क्या है कि सेंटेंस तो ठीक है, एसेशन तो ठीक है, लेकिन रीजन गलत है। और डी में एसेशन गलत है और रीजन ठीक है।
प्रकार से एक एग्जांपल के द्वारा इसको समझते हैं। सेशन है सीड शुड बी ट्रीटेड विद पेस्टिसाइड सॉल्यूशन, और इसका रीजन है सीड्स डू नॉट जर्मिनेट अनलेस ट्रीटेड विद पेस्टिसाइड सॉल्यूशन। अब ये चार ऑप्शन है, ए बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बी बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। If A is true but R is false, and if A is false but R is true. बच्चों, क्या हो सकता है इसका आंसर? एक सामान्य प्रश्न है, सोचिए इसके बारे में। Assertion sheet should be treated with pesticide solution, क्या ये ठीक है? यहाँ पर एक पोल है, पोल के द्वारा बता सकते हैं। आप अपने कमेंट लिख सकते हैं। मैं जो अभी तक पढ़ा रहा हूँ वो आपके समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? आपको ठीक लग रहा है, नहीं लग रहा है? यस या नो के द्वारा बताइएगा मुझे। मैंने पोलिंग को रिलॉन्च कर दिया है। आप अपने पोल्स के द्वारा बता सकते हैं कि अब तक की जो हमारी बातें हुई हैं वो आपको समझ में आई हैं। डिड यू अंडरस्टैंड और नॉट? यू कैन राइट डाउन द थ्रू द पोल्स। इस क्वेश्चन में जो सी पार्ट है वो बिल्कुल ठीक है। ये क्यों ठीक है? क्योंकि सीड शुड बी ट्रीटेड विद पेस्टिसाइड सॉल्यूशन। किसी भी बीज को बोने से पहले उसमें कोई अगर जर्म है, कोई फंगस स्पोर है या कोई बैक्टीरिया है, इस प्रकार की कोई चीज है तो वो हट जानी चाहिए। लेकिन सीड की जर्मिनेशन के लिए पेस्टिसाइड में सोक करना जरूरी नहीं है, पानी में सोक करना जरूरी है। तो इस हिसाब से ये सी इसका ऑप्शन ठीक बनता है। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। इस बार एक जो नया क्वेश्चन, हालांकि पिछली बार से इसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, इसको थोड़ा नया नाम दे दिया है, सोर्स बेस्ड, केस बेस्ड और पैसेज बेस्ड इंटीग्रेटेड असेसमेंट क्वेश्चन। इसका एग्जांपल, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक डायग्राम है, आप इस डायग्राम को स्टडी कीजिए। इस डायग्राम में यहाँ पर देखिए, पहले बाईं तरफ जो है वो स्पर्मेटोजेनेसिस है और दाईं तरफ जो है वो oogenesis है। दोनों को कंपेयर किया गया है और इस कंपैरिजन के बाद फिर इसमें सवाल पूछे गए हैं। ये थर्ड चैप्टर है आपका ह्यूमन प्रोडक्शन का, उसमें आएगा। मैं केवल आपको सवाल यहाँ बताना चाह रहा हूँ कि इसका मतलब क्या है, सोर्स बेस्ड, केस बेस्ड या पैसेज बेस्ड क्वेश्चन। ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो ऐसे सवाल में आपको, ऐसे क्वेश्चंस में आपको विद रेफरेंस टू द अबव सिस्टेमेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ ए that is spermatogenesis and B oogenesis, you have to answer the question. About 300 million spermatozoa may be present in a human male ejaculation at one time. Calculate how many spermatocytes will be involved to produce 300 spermatozoa. The B part है, how many chromatids are found during oogenesis in primary oocyte and first polar body in human being. So you have to understand what kind of question is this, source based or case. जो सवाल पूछे जाएंगे, जितने भी डिफरेंट कॉम्पिटेंसीज हैं उनकी आपकी, उसमें जो स्टेटमेंट होंगे, जो वर्ब्स होंगी, उनको आप ध्यान से देख लीजिए। जैसे डिमॉन्स्ट्रेट नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, जो 50% क्वेश्चंस हैं उसमें जो वर्ब्स इस्तेमाल होने वाली हैं वो लाइक स्टेट द लॉ ऑफ हीजनबर्ग्स प्रिंसिपल और स्टेट मेंडल्स फर्स्ट लॉ, नेम, लिस्ट, आइडेंटिफाई, डिफाइन, सजेस्ट, डिस्क्राइब, आउटलाइन, समराइज एंड लाइक दिस।
Then for application of knowledge and concept, which is 30%, the verbs used could be calculate, illustrate, show, adapt, explain, distinguish. These will be the verbs that could be used while framing the questions. For the questions of analysis, evaluation, and creation, the verbs could be used as interpret, analyze, compare, contrast, examine, evaluate, discuss, and construct. Now, just if we just compare the this year's syllabus or curriculum with the last year's or the previous years, so we find some changes. In the syllabus of 2021, the term curriculum has been used for the term syllabus. इस बार हमने जो CBSE ने इसको curriculum शब्द दिया है। जो चैप्टर 9 है इसमें आपकी उसमें इम्प्रूवमेंट इन फूड प्रोडक्शन, उसमें टॉपिक बायो फोर्टिफिकेशन और एपीकल्चर को हटा दिया गया, डिलीट कर दिया। क्वेश्चन पेपर सेटिंग में जो चेंजेस उसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। एसेशन रीजन टाइप क्वेश्चंस, केस बेस्ड क्वेश्चन को रीनेम किया गया है। वर्ब्स बता दी गई कि क्वेश्चंस में कैसे कैसे शब्द इस्तेमाल किए जाएंगे, कैसे इस्तेमाल की जाएंगी। अभी तक क्या था कि सीबीएसई हमको एक ब्लूप्रिंट दे देता था कि आपके पूरे साल में जो क्वेश्चंस हैं वो जैसे वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं, केस बेस्ड क्वेश्चंस हैं या लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस हैं, इनको बता देते थे कि हर यूनिट में से किस प्रकार से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उनकी टोटल वेटेज आ जाती है। तो इस बार ये ब्लूप्रिंट जो है आया नहीं है और हम होप कर रहे हैं कि ये जल्दी ही आए। ब्लूप्रिंट ऑफ द क्वेश्चन पेपर एंड क्वेश्चन वाइज ब्रेकअप इज अब। बच्चों, ये एक थोड़ा इंट्रोडक्टरी सिलेबस के बारे में हमने बात की है। अब हम बात करेंगे अपने पहले चैप्टर की, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ये पहले यूनिट है हमारी। आई होप मैं बहुत तेजी से नहीं चल रहा हूँ, आप लोग समझ रहे हैं। पहला चैप्टर है पहले यूनिट रिप्रोडक्शन की। उसमें जो डिफरेंट टॉपिक्स हम पढ़ेंगे, लाइफ स्पैन, रिप्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बच्चों, आपने देखा और आप देखते आए हैं पूरी की पूरी बायोडाइवर्सिटी में कोई प्राणी एक दो दिन के लिए आता है। जैसे अभी देखते हैं आप, तो टिड्डी दल आता है, एकदम से 2-4 दिन में साफ हो जाता है। कोई छोटा कीड़ा है वो पैदा होता है, कुछ दिनों मर जाता है। प्लांट्स हैं वो कुछ दिन रहते हैं या कुछ महीने रहते हैं, और कुछ प्लांट जो है वो कई सालों से खड़े। इसी प्रकार से और एनिमल्स भी हैं। तो ये जो जीवन है, ये जीवन किस प्रकार से हम इसको देख सकते हैं। ये बर्थ से लेकर डेथ तक का जो हमारा टाइम पीरियड है, इसको हम लाइफ स्पैन कहते हैं। पहला कॉन्सेप्ट जो आपका शुरू हो रहा है, दैट इज लाइफ स्पैन, द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गन। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, इट इज नेचुरल डेथ, इट इज नॉट द एक्सीडेंट। तो जो भी लिविंग क्रीचर है, माइक्रोस्कोपिक हो या फिर बहुत बड़ा हो, दिखाई देने वाला हो, सबकी लाइफ का एक स्पैन होता है, एंड दैट इज फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ। ये लाइफ स्पैन जो है ये बहुत छोटा हो सकता है एज फ्यू डेज, और बहुत बड़ा हो सकता है एज 1000 years, few thousand। दिस लाइफ स्पैन डज नॉट कोरिलेट टू देयर साइज। ऐसा नहीं है कि दो चीजें एक साइज की हैं तो उनकी लाइफ स्पैन भी एक जैसी होगी। एक बड़ा क्लासिकल एग्जांपल है क्रो एंड पैरट। आपने देखा होगा कौवा और तोता लगभग समान आकार के, समान साइज के होते हैं, लेकिन देयर इज अ वाइड डिफरेंस इन देयर लाइफ स्पैन। क्रो जो है वो 15 साल उसकी लाइफ स्पैन है, जबकि पैरट्स की लगभग 140 साल।
इसी प्रकार से मैंगो ट्री लगभग 200 सवा 200 साल होता है, जबकि पीपल ट्री की लाइफ लगभग 2500 है, 2500 साल। तो जबकि आम का पेड़, पीपल का पेड़ लगभग एक जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि साइज की वजह से जो है लाइफ स्पेन को हम डिफाइन करते हैं। आई होप लाइफ स्पेन इज क्लियर टू यू। आपको थोड़ा और क्लैरिफाई करने के लिए एक लिस्ट दिखा रहे हैं, आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। डिफरेंट एनिमल्स, डिफरेंट प्लांट्स इसमें दिखाए हैं और उनकी लाइफ स्पेन। आपकी एनसीईआरटी किताब में एक डायग्राम है, उसमें कुछ एनिमल्स और प्लांट्स की लाइफ स्पेन दिए हुए हैं, कुछ के नहीं दिए हैं। जिनकी नहीं दिए हैं वो आपके लिए असाइनमेंट है, आप उनको कर सकते हैं। हैव अ लुक। देखिए, जो राइस प्लांट है, गेहूं है या चावल है, ये जितनी क्रॉप प्लांट्स हैं ये 3-4 मंथ्स की होती हैं। बनियन ट्री 200 साल का है। बटरफ्लाइज की लाइफ केवल 1 से 2 हफ्ते की। आई होप इट इज क्लियर। ये लाइफ स्पैन जो है इसके 4 फेजेस हैं। सबसे पहले किसी की भी जीवन में, किसी भी बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म की लाइफ में जुवेनाइल फेज होता है, जो उसका प्रारंभिक फेज है लाइफ का, जिसमें उसकी ग्रोथ होती है, उसमें डेवलपमेंट होता है। और जब वो मेच्योरिटी की ओर बढ़ता है, देन इट एंटर्स इनटू द रिप्रोडक्टिव फेज। रिप्रोडक्टिव फेज वो फेज है जिसमें ऑर्गेनिजम्स एबल हो जाता है, इस लायक हो जाता है कि वो अपनी उत्पन्न कर सके। इट कैन रिप्रोड्यूस द ऑफस्प्रिंग ऑफ इट्स ओन। इस रिप्रोडक्टिव फेज के बाद फिर जीवन में परिवर्तन आते हैं, लाइफ एजिंग की ओर बढ़ती है, और जिसको बुढ़ापा कहते हैं, प्रौढ़ावस्था कहते हैं, और फिर वो जर्जर अवस्था की ओर से नेसेंस की ओर बढ़ती है, एंड फाइनली द इंडिविजुअल डाइज, डेथ हो जाती है। तो इसका मतलब यह है कि डेथ जो है वो किसी भी जीवन में, किसी के भी जीवन में एक निश्चित प्रक्रिया है जो होने वाली। डेथ इज ए सर्टेन। इस संसार में कोई भी प्राणी इमॉर्टल नहीं है, अमर नहीं है। लेकिन एक बात देखी गई है बायोलॉजिकली, ये जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स है, वो इस जो हमारी प्रक्रिया है, हम डेथ की बात कर रहे हैं कि इंडिविजुअल खत्म हो जाता है, वो इसमें सही नहीं बैठती है। तो हम देख रहे हैं कि कुछ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म जो हैं, तो हम नहीं कहते कि वो उनकी डेथ हो रही है, हम समझते हैं इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा। तो ऐसा हम क्यों कहते हैं कि वाई डू वी से देयर इज नो नेचुरल डेथ इन सिंगल सेल्ड? सोचिए इसके बारे में। क्योंकि जो भी चीज आती है वो सब खत्म होती है, मरती है। एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर एक एग्जाम्पल है, ये कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है अमीबा। अमीबा, आप देख रहे हैं, एक सेल है, ये इसका पेरेंटल बॉडी है। दिखाई दे रहा है आपको? सेल्फ एक्सप्लेनेटरी ये डायग्राम है। ये सेल, दिस सेल अंडरगोज द डिवीजन फेज, द न्यूक्लियस ऑफ द सेल इट डिवाइड्स। पहले कैरियोकाइनेसिस होती है, न्यूक्लियर डिवीजन होता है, उसके बाद फिर आप देख रहे हैं ये साइटोकाइनेसिस हो रही है, सेल भी डिवाइड हो रही है। तो एक जो सेल थी वो फाइनली 2 सेल में डिवाइड हो गई। यानी कि ये जो पेरेंटल सेल है, ये पेरेंटल सेल
अब इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, अब यहाँ पे 2 सेल्स हैं, ये कहीं दिखाई नहीं दे रही है। डेथ में कोई उसकी एशेज नहीं है, कोई बॉडी नहीं है, तो ये सिंगल सेल जो है इसका एग्जिस्टेंस खत्म हो गया, इसका एग्जिस्टेंस 2 नई डॉटर सेल्स में आ गया है। और ये डॉटर सेल्स भी जब बड़ी होंगी, जब मैच्योर होंगी, और देयर रिप्रोडक्टिव फेज फर्दर डिवाइड होंगी, और इस प्रकार से एक सेल से 2 सेल, यानी 2 इंडिविजुअल बन गए, 2 रिप्रोडक्शन, उसका रिप्रोडक्शन हुआ, 2 उसके ऑफस्प्रिंग बन गए। तो हम देख रहे हैं कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, खासतौर पर अमीबा जो है, इसमें हम नहीं देख रहे हैं कि ये डाई कर रहा है, बल्कि इसकी एग्जिस्टेंस अपने आप में खत्म हो जा रही है, एंड इट इज एमर्जिंग एज ए न्यू डॉटर सेल। बोर्ड में एक एग्जाम में आपका क्वेश्चन पूछा गया कि नेम द टाइप ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेयर द पेरेंट सेल सीजेस टू एग्जिस्ट। अब ये जो प्रश्न है, आपको अगर ये डायग्राम दिमाग में है, आपके मनुष्य पटल पर ये आपका ये चित्र है, तो आप बड़ी आसानी से देख सकते हैं कि नेम द टाइप ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें टाइप ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो बाइनरी फिशन हो रहा है, एक सेल से 2 सेल बन रही हैं, जिससे पेरेंट सेल जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता, बल्कि 2 नई डॉटर सेल्स बनती हैं। इस प्रकार से आप ये साथ साथ में प्रश्न देखिए कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब बात करेंगे रिप्रोडक्शन की। ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपने जैसे ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करता है, रिप्रोड्यूस करता है। इट इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस in which an organism gives rise to offspring which are similar to it. इसके अलावा और क्या करता है? दिस रिप्रोडक्शन enables the continuity of the species generation after generation. आप देखते हैं कि एक कोई इंडिविजुअल अगर खत्म होता है तो उसके बाद ऐसा नहीं कि वो हमेशा के लिए खत्म हो गया, वो इंडिविजुअल खत्म हुआ, लेकिन उसकी स्पीशीज है वो कंटिन्यू करती है, क्योंकि वो अपने पीछे अपनी संतति छोड़ जाता है। तो छोटे से छोटे ऑर्गेनिज्म में, इवन बैक्टीरिया में, माइक्रोब्स के अंदर भी ये टेंडेंसी है टू कंटिन्यू द जनरेशन। तो रिप्रोडक्शन का एक फायदा ये है कि एक तो अपनी जैसे संतति उत्पन्न होती है, दूसरा वो स्पीशीज कंटिन्यू रहती है। रिप्रोडक्शन के टाइप्स क्या क्या हैं? 2 टाइप्स हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ये क्या है? एक प्रकार का एक रिप्रोडक्शन का एक टाइप है जिसमें एक सिंगल पेरेंट जो है वो अपने जैसे ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस। तो सिंगल पेरेंट इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग। और क्या क्या इसमें खूबियां होती हैं कि ये जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं दे आर आइडेंटिकल एंड एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ द पेरेंट्स, यानी दे आर मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली दे आर एग्जैक्टली सिमिलर। और ऐसे जो मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल्स होते हैं दे आर टर्म्ड एज क्लोन। क्लोन की डेफिनेशन पूछी जा सकती है, व्हाट आर क्लोन? ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये जनरली कॉमन है सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स के अंदर, जैसे प्रोटिस्टा हैं, मोनोरेंस हैं, या फिर जो प्लांट और एनिमल्स हैं जिनके अंदर बहुत सिंपल ऑर्गेनाइजेशन है, तो इवोल्यूशन के हिरार्की में बहुत लोअर लेवल पर आते हैं, वहाँ पर ये पाया जाता है। तो फंजाई है, कुछ सिंपल प्लांट्स जैसे एल्गी हैं, वो रिप्रोड्यूस करती हैं थ्रू देयर स्पेशल एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ये इतनी बड़ी बायोडाइवर्सिटी है, तो हर एक में किस प्रकार से ये रिप्रोडक्शन होता है इस बात को समझते हैं। जो उसके डिफरेंट टाइप्स हैं, जैसे फिशन है जिसमें बाइनरी फिशन अभी हमने देखा, इसके अलावा मल्टीपल फिशन होता है, फ्रेगमेंटेशन है, रीजनरेशन है, स्पोरुलेशन है, बडिंग है, और वेजिटेटिव प्रोपगेशन। प्लांट्स में हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। अब हम इनको एक एक करके देखते हैं, ध्यान से समझते हैं डिटेल में। जो फिशन है, अगर एक इंडिविजुअल 2 इंडिविजुअल में डिवाइड हो रहा है तो बाइनरी फिशन है, और अगर ज्यादा में हो रहा है तो वो मल्टीपल फिशन है। We can illustrate this with the help of an diagram. You can see the picture. You can see this amoeba is dividing into 2 cells. So it's a very good illustration of binary fission. Amoeba में ही multiple fission भी देखा गया है. The nucleus divides so many times and इसके बाहर ही फिर जो है साइटोप्लाज्म इकट्ठा हो जाता है,
They divide into so many times, so many cells, and this is why it is called as multiple fission. Fragmentation. Fragmentation एक प्रकार का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें किसी भी ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट फ्रेगमेंट्स हो जाते हैं. दे कैन बी ब्रोकन बाय एनी वे. So each fragment, you can see here, स्पायरोगायरा है. स्पायरोगायरा आप कर्सर देखिए, स्पायरोगायरा ये डिफरेंट फ्रेगमेंट्स में टूटा और हर फ्रेगमेंट जो है एक नए इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के रूप में डेवलप हो गया. Is this clear? Then coming to regeneration. Actually regeneration क्या है? It is the renewal or restoration or growth at cellular level, at tissue level or at organ level. तो लेकिन जो लोअर ऑर्गेनिजम्स में ये एक रिप्रोडक्शन का भी मोड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का. एग्जांपल देखते हैं इस डायग्राम के थ्रू. ये प्लेनेरिया है. प्लेनेरिया आप देखिएगा कोशिश कर रहा हूँ इधर पॉइंट को, लेकिन मूव नहीं कर रहा हूँ. एनीवे आप इस कर्सर को देखिए. ये एक मेन ऑर्गेनिज्म है, पेरेंट प्लेनेरिया पार्ट है. इसके 3 पार्ट देख रहे हैं आप. हेलो, ये देखिए 3 भागों में बटा है और इससे 3 डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स जो हैं बन गए हैं रीजनरेट करके. तो इट्स ए वेरी गुड क्लासिकल एग्जांपल ऑफ रीजनरेशन. हायर ऑर्गेनिजम्स के जैसे हमारे अंदर, ह्यूमंस के अंदर, ये जो रीजनरेशन है ये हमारे लिवर में होता है, जिसमें उसके सेल्स किसी खास कंडीशन में अपने आप को रीजनरेट करती है. जब लिवर की डैमेज होने शुरू होती है तो ये कोशिश करता है उसको रीजनरेट करे. अदरवाइज लोअर ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये एक रिप्रोडक्शन का माध्यम है. देन स्पोरुलेशन. अभी जैसे आपने देखा अमीबा में मल्टीपल फिशन हुआ, तो व्हेन द प्रोडक्ट्स ऑफ मल्टीफिशन बिकम इंडिविजुअली सराउंडेड बाय रेजिस्टेंट कोट्स, एक ऐसे उसके ऊपर कवरिंग आ जाती है जो कि रेजिस्टेंट है हीट के लिए, टेम्परेचर के लिए, पीएच के लिए और बहुत सारे जितने एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं वहां पर वो अपने आप को सुरक्षित रख सके, सेफ रख सके. तो उसके ऊपर एक कोट बन जाती है जिसको हम सिस्ट वॉल कहते हैं और उस पूरी स्ट्रक्चर को फिर हम स्पोर कहते हैं. ये जब पेरेंट बॉडी से रिलीज होते हैं तो दे आर कॉल्ड एज स्पोर्स. देखिए कैसे एक डायग्राम के माध्यम से हैव अ लुक. This is the parent amoeba. This parent amoeba is undergoing कैरियोकाइनेसिस. देख रहे हैं आप एक न्यूक्लियस जो है, कर्सर पर ध्यान दीजिए, ये न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है और फिर इस न्यूक्लियस के बाहर से आप देख रहे हैं कि सिस्ट वॉल बन रही है. इसको ध्यान से देखिए, बड़े डायग्राम में देखिए, ये स्पोर केस या सिस्ट वॉल है और ये अंदर इसके न्यूक्लियस है, इसका साइटोप्लाज्म है. नाउ दिस विल बी कॉल्ड एज स्पोर. So this phenomena of reproduction, wherein the products of multiple fission becomes individually surrounded by resistant coats, the cyst wall, before the release from the parent, is called as sporulation. And these spores, when they get favorable conditions, they germinate to new individual, and this is how the reproduction takes place. Budding. This is also one of the classical example of asexual reproduction. You can see, Bhuvan ji, hello. Bhuvan ji, could you use the poll to help in all these concepts? Have you all understood this? Yes, no. Poll कर लीजिएगा ऐसा concept हर एक slide के बाद. I see. So, as suggested by our experts, so whatever I am trying to explain you, kindly keep on polling whether you understand
the concept I am giving to you through the diagrams or through the explanation or through the slide. Kindly keep on polling. This is the poll where there are only two questions, whether you understood or not, yes or no. So you have to just poll yes or no. पीछे पिछले स्लाइड कोरिलेशन वाला स्लाइड दिखाइए कि सब समझ आ गया क्या? पोल कीजिए, समझ आ गया तो एस, नहीं समझाया तो नो। तो जो भी मैं आपको स्लाइड्स दिखाते जा रहा हूँ, आप काइंडली, जिससे मुझे भी फीडबैक मिलेगा कि भाई व्हाट शुड आई डू। तो वो पोल भुवन जी, पोल तो आप ही को इनिशिएट करना पड़ेगा। आप या किसी के हाथ में, आप अपने फैसिलिटेटर कोई भी है? मैंने इनिशिएट कर दिया। ठीक है, ठीक है। आ गया क्या? ओके, इकबाल कौर जी कर दीजिएगा। So let us again concentrate upon this slide, budding. This is a very classical example of yeast. A small protuberance, small growth, what we call as bud, comes out from the parent cell. And these buds, they detach from the parent body. And you can see these are the buds. भुवन जी। जी सर। जी सर। हेलो। जब वो पोलिंग चल रहा हो, पोलिंग इन प्रोग्रेस करके आ रहा है, देखिएगा। पोलिंग प्रोग्रेस चल रहा हो तो आप स्टार्ट मत कीजिएगा। इकबाल कौर जी, टेक दैट 20-15 सेकंड्स और समथिंग टू शो। 15 सेकंड के लिए पोल है, बच्चे डालेंगे, तब बात ही मत कीजिएगा। जस्ट लुक एट इट, देन लेट द रिजल्ट ऑफ द पोल कम। आपको नजर आ जाएगा, फिर आपको पता लग जाएगा कितना, देन अकॉर्डिंगली करके आगे बढ़िए। ठीक है तिवारी सर, आपको ये पोल का स्क्रीन नजर आ रहा है? हाँ, पोल्स दिखाई दे रहे हैं। हाँ, जब ये चल रहा है तो उस टाइम आप अपना ये बंद रखिएगा, फिर जब ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि बच्चे नहीं देख पा रहे उसको, फिर जो आप पढ़ा रहे, पोल जब चलता है। अच्छा, तो अभी तो कंटिन्यूअस है पोल? नहीं, अभी नहीं है। अभी नहीं है, अब है ना। बच्चों, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो भी आपको बताया जा रहा है कॉन्सेप्ट, आप देखिए आपको ये क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है। काइंडली जस्ट कमेंट यस और नो। कंटिन्यू कर लीजिए सर। आई थिंक दिस budding is clear. So yeast is a classical example. बोर्ड में ये जो अभी तक हमने कॉन्सेप्ट देखा है, इस पर जो सवाल पूछे गए हैं वो मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ये पिछले कुछ सालों के क्वेश्चंस हैं। इसमें एक क्वेश्चन है, प्रोवाइड एन एग्जांपल ईच ऑफ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म व्हिच इज रिप्रोड्यूस्ड बाय नंबर 1 बाइनरी फिशन एंड नंबर 2 बड। तो मेरे ख्याल से अभी जो हमने पीछे देखा है, अमीबा में हमने बाइनरी फिशन देखा और यीस्ट में हमने बडिंग देखा है, तो यू कैन स्कोर वेरी इजीली 1 मार्क। आधा नंबर के दो इसमें वैल्यू पॉइंट्स हैं। यू कैन स्कोर एंड यू ट्राई टू फ्रेम योर ओन क्वेश्चंस। आप देखिए बहुत ही सिंप्लीफाई तरीके से, यू कैन सी वन मोर एग्जांपल, राइट वन डिफरेंस बिटवीन बाइनरी फिशन एंड बडिंग। देखिए बहुत अच्छा एग्जांपल है, राइट वन डिफरेंस बिटवीन बाइनरी फिशन एंड बडिंग। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है, इसको असाइनमेंट के लिए आप नोट कर लीजिए। आप कोशिश करिए कि बाइनरी फिशन में क्या हो रहा है और बडिंग में क्या हो रहा है। देखिए बाइनरी फिशन में जो पेरेंट सेल है वो अपने आप दो में डिवाइड होकर के अपना एग्जिस्टेंस खो देती है, जबकि बडिंग में बड बन रहे हैं लेकिन पेरेंट बॉडी भी साथ में है और डॉटर सेल्स भी है, वहां पर उसकी एग्जिस्टेंस खत्म नहीं हो रही है। ये खास बात ध्यान। कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। ये आपकी एनसीईआरटी की बुक में है, फिगर 1.3। इसमें आप देखिए 4 एग्जांपल्स के थ्रू ये डिफरेंट जो आपकी एसेक्सुअल स्ट्रक्चर्स हैं, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं, इनके बारे में बताया गया है। नाउ दिस इज A1 इज अ एग्जांपल ऑफ ज़ूस्पोर्स। इनको ज़ूस्पोर्स क्यों कहते हैं? आप देखिए ये क्लेमाइडोमोनास है, इनके ज़ूस्पोर्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके अंदर ये
फ्लैजिला है जिसके थ्रू ये मूवमेंट करते हैं। तो मोटाइल स्पोर्स आर कॉल्ड एज, जबकि जो स्टैटिक स्पोर्स हैं उनको हम ए प्लेनोस्पोर कहते हैं। आपके सिलेबस में नहीं है, केवल जानकारी के लिए यू शुड नो। दूसरा एग्जाम्पल है, ये देखिए, ये पेनिसिलियम का एग्जाम्पल है। इसमें एक झाड़ू जैसी रचना है जिसको ब्रूम शेप कहते हैं। ये कोनिडियोफोर है, और इस कोनिडियोफोर पे आप देख रहे हैं छोटे छोटे स्पोर्स हैं, इनको हम कोनिडिया कहते हैं। तो क्वेश्चन बनता है कि कोनिडिया आर प्रोड्यूस बाय विच, तो नीचे आपके कुछ क्वेश्चंस, कुछ आपके ऑप्शंस दिए होंगे, या विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस कोनिडिया, या विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस जूस। सिमिलरली एक एग्जांपल आपको यहाँ पे हाइड्रा का है। हाइड्रा जो है, इसमें बड निकली हुई है, देखिए साइड में, ये बड डिटेच हो जाती है, एक्सोजिनस बड है, ये अलग हो जाएगी, तो ये एक नया हाइड्रा बनाएगा। एक और एग्जांपल है आपका, ये स्पॉन्जेस में होता है जिम्यूल्स। ये देख रहे हैं आप, ये दिस एंटायर स्ट्रक्चर इज जिम्यूल। इसमें ये माइक्रोपाइल है, इस माइक्रोपाइल से ये स्पोर्स हैं, ये स्पोर्स बाहर निकलते हैं, और ये सारा का सारा इसका एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है। This entire structure is known as gemule, and this gemule is produced by sponge. एक बात मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, सारे बच्चे ध्यान से सुनिए। जनरली क्या होता है, हम ढूंढते हैं प्रश्न को, और उसके बाद फिर उसके आंसर को हम किताब में ढूंढने की कोशिश करते हैं। मैं आपको एक दूसरी स्ट्रेटेजी बताता हूँ। आप ये देखिए, इस डायग्राम को देखिए ध्यान से, और आप अपने क्वेश्चन फ्रेम कीजिए जैसा भी बनता है। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन ये बनता है कि आपने ये डायग्राम दे दिया कि ऑब्जर्व द फॉलोइंग डायग्राम एंड राइट और नेम द स्पोर प्रोड्यूस इन दिस डायग्राम। एक क्वेश्चन ये बन गया कि आप ये डायग्राम देखिए, और इसमें जो स्पोर बन रहे हैं इसका नाम क्या है, तो इसका नाम जू स्पोर है। सिमिलरली एक नीचे एक इसको आप दे सकते हैं कि पेनिसिलियम इज वन ऑफ द नोन फंगस, it reproduces asexually. Could you name the structure through which it? देखिए, आपने खुद क्वेश्चन बना दिया, आपको क्वेश्चंस के लिए भागने की जरूरत नहीं है। Try to learn how to frame the question, and once you know how to frame the questions, आपको कॉन्सेप्ट तो पता है, you are able to write the answer. तो the way एक पर्टिकुलर वैल्यू पॉइंट को, एक कॉन्सेप्ट को हम कई किस्म के सवालों से पूछ सकते हैं, आंसर तो उसका हमको मालूम भी है। अब जैसे हाइड्रा का केस है, यहाँ पर हाइड्रा केस में ये बड है ना, तो एक क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, बडिंग इज जनरली सीन इन यीस्ट, कैन यू साइट अनदर एग्जांपल वेयर द ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूसेस एसेक्सुअली थ्रू बड। तो ये आप ले सकते हैं, यहाँ पे हाइड्रा ले सकते हैं। एम्यूल्स की बात हम बात करते हैं, तो स्पॉन्जेस आर सीन इन द मैरीन हैबिटेट। व्हाट कुड बी द एसेक्सुअल मोड ऑफ इट्स रिप्रोडक्शन। आप एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस बना सकते हैं। ये आपके सामने एक छोटा सा एक पेज है जिसमें 4 डायग्राम है। इन 4 डायग्राम से ही आप बहुत सारे सवाल बना सकते हैं। एक आपको एग्जांपल दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, जैसे कोनिडिया, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का एक एग्जांपल है। सर 1 मिनट रुक जाइए। हाँ, अब जो मेरे कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिया है, इस कॉन्सेप्ट को आप बताइए आपके समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। आपका जो पोल है वो हमारे मोरल को बढ़ाएगा, किस प्रकार से अच्छी तरह समझ आ सकता है, हम कोशिश करेंगे कि आपको बेस्ट समझ में आए। कंटिन्यू कर लीजिए सर। तो ये एग्जांपल है, कोनिडिया आर द एसेक्सुअल स्ट्रक्चर्स ऑफ, अब इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। क्लेमाइडोमोनास ए, बी पेनिसिलियम, सी हाइड्रा, डी स्पॉन्ज। अब हम थोड़ा सा पिछले डायग्राम को अगर रिकॉल करें तो देखिए बिल्कुल सामने दिखाई दे रहा है कि कोनिडिया हमको कहाँ दिखाई दिए थे, पेनिसिलियम। आप बड़ी अच्छी तरीके से, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चंस के टाइप्स पे बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आप कॉन्सेप्ट को समझ जाइए और फिर कॉन्सेप्ट के अपने प्रश्न बनाइए। बेशक उसकी लैंग्वेज इंग्लिश ग्रामर पर ठीक न बैठे, हमारा जो मकसद है वो बायोलॉजी को, कॉन्सेप्ट को समझना है। हम कोई लिटरेचर की बात नहीं कर रहे हैं। धीरे धीरे आपका लैंग्वेज भी ठीक हो जाएगी, आपकी जो ग्रामेटिकल मिस्टेक है वो भी ठीक हो जाएंगी। लेकिन यू ट्राई टू
राइट एज मेनी क्वेश्चंस। लोग कहते हैं आंसर लिखिए, मैं कहता हूं आप एज मेनी क्वेश्चंस, फ्रेम एज मेनी क्वेश्चंस एंड यू विल बी एबल टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन। एक और एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। नेम द एसेक्सुअल स्ट्रक्चर ऑफ स्पॉन्ज। अब तो मेरे ख्याल से आप इसको बता सकते हैं, बड़े आसानी से बता सकते हैं, अभी आपने देखा था। तो जिम्यूल्स जो हैं वो स्ट्रक्चर्स हैं जो एसेक्सुअल स्ट्रक्चर्स हैं स्पॉन्ज में पाए जाते हैं। दिस वे, दिस इज एन एग्जांपल, you can create a book, you can create thousands of questions for whatever concept you are learning through images, through illustrations, through text at your own। कोई जरूरत नहीं है आपको किसी हेल्प बुक की, आप खुद ही मास्टर बनेंगे, आप खुद ही अपनी किताबें लिखेंगे। मैं आपको बता रहा हूं ये होने वाला है। प्लांट्स के अंदर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो, उसको हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। उसको हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो उसके वेजिटेटिव पार्ट से जो है, जैसे जो उसके सोमेटिक पार्ट से, जैसे रूट है, स्टेम है, लीव्स हैं, बड्स हैं, ये जो डिफरेंट पार्ट्स हैं ये मॉडिफाई हो जाते हैं और मॉडिफाई होकर के ये एक स्ट्रक्चर बन जाती है और उसी से एक नया प्लांट बन जाता है। देखते हैं कैसे कैसे हैं। इसका एक क्लासिकल एग्जांपल कुछ रनर्स हैं, ये सब मॉडिफाइड स्टेम्स हैं जो कि अंडरग्राउंड चलते हैं। आपने दूब घास देखी, दूब घास का बॉटनिकल नाम साइनोडॉन है, नोट कर लीजिए। जो लॉन में हरी घास है, आप देखते हैं कि थोड़ी सी लगाई जाती है और थोड़े दिनों बाद पूरा का पूरा लॉन जो है हरा भरा हो जाता है। दिस इज बिकॉज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, और जो स्ट्रक्चर है वो रनर है। आप लोग अदरक खूब इस्तेमाल करते हैं आजकल, अदरक की चाय के बारे में लोग बात कर रहे हैं। अदरक घरों में खूब इस्तेमाल हो जाता है। अदरक भी एक मॉडिफाइड, इसका जो पार्ट है, स्टेम जो है, राइजोम बोलते हैं, राइजोम से ये प्रोपेगेट करता है। पुदीना बहुत इस्तेमाल करते हैं, पुदीना आने वाला, देखिए गर्मी के दिन है, खूब चटनी आप खाते हैं। ये पुदीना भी आप अपने गमले में लगा सकते हैं, एक छोटा प्लांट लगा दीजिए, एक छोटी स्टेम लगा दीजिए, धीरे धीरे वो उसके अंदर सकस निकले और वो ग्रो करता जाएगा। आप अपने घर में, अपने किचन गार्डन में मिंट उगा सकते हैं। के ऊपर जो आप आलू खाते हैं, पोटैटो, ये बेसिकली एक मॉडिफाइड स्टेम है जिसको ट्यूबर कहते हैं। आप आज देखिएगा इस क्लास के बाद, आलू के अंदर डिफरेंट पॉइंट्स पर आप देखें कुछ गहरे गहरे से वहां पर आईज बनी हुई है, आंख जैसे बनी होती हैं। दीज आर द पॉइंट्स जिसको हम इंटरनोड कहते हैं। यहाँ से वो उसके कोपल निकलती हैं, जनरेट करता है, एंड दिस ईच पार्ट, दिस ईच आई इज एक्टिंग एज ए वेजिटेटिव टॉपिक। एक और क्लासिकल एग्जांपल है स्टेम, मॉडिफाइड स्टेम का ऑफसेट। ऑफसेट भी ये जो पानी में आपने देखा होगा, समुद्र शोक बोलते हैं, या इसको वाटर हाइसेंथ बोलते हैं, एशोरनियस का बॉटनिकल नेम है। इसको नोट कर लीजिए, ये एग्जाम में पूछा जाता है। हालांकि आपके इकोलॉजी का चैप्टर आएगा लास्ट यूनिट, उसमें भी एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ वाटर हाइसेंथ। इसमें जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है उसको हम ऑफसेट कहते हैं। बल्ब, जैसे लहसुन है, प्याज है, इसमें ये जो आपकी बल्ब होती हैं, इससे ये आप इसको रख देते हैं, कुछ दिन बाद देखते हैं, अगर आप सब्जी ला के घर में रखिए, आपने लहसुन या प्याज ला के रखा हुआ है, और कुछ दिन बाद देखते हैं कि उसी में से कोपल निकलने शुरू हो गई है, पत्ते निकलने शुरू। तो दीज आर कॉल्ड एज बल्ब्स, दे कैन बी यूज्ड फॉर प्रोपेगेशन। अब ये जितने भी डिटेचेबल सोमेटिक स्ट्रक्चर्स हैं, इनको हम बायोलॉजिकली वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स, यानी कि ऐसी स्ट्रक्चर जिससे एक नया प्लांट बनने वाला है, दैट इज डिफाइंड एज वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल। अब इस पे ये जो कॉन्सेप्ट अभी हमने सीखा, इस पर बोर्ड में एक सवाल पूछा गया है कि आइडेंटिफाई द पिक्चर एंड मेंशन द वेजिटेटिव पार्ट दैट हेल्प इट टू प्रोपेगेट। इस क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन पेपर में इस प्रश्न के नीचे एक डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। तो डायग्राम मैंने जैसे आपको बताया था, कोई सा भी सकता है, उसमें जिंजर रख सकते हैं, उसमें वाटर हाइसिंथ रख सकते हैं, उसमें पोटैटो रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, एंड दैट इज, उसको आप देखिए, उसको आइडेंटिफाई कीजिए और उस पार्ट का, जैसे ये एग्जांपल। अब मान लीजिए
इस क्वेश्चन के नीचे अगर मान लीजिए मैंने ये डायग्राम रखा हुआ है, ये इमेज बना रखी है, तो इसमें जो वेजिटेटिव प्रोपेगुल है वो क्या है, आई। मान लीजिए ये जिंजर रखा हुआ है वहां पर। ये मैं पीछे जाता हूँ स्लाइड पे, देखिए क्वेश्चन है, आई डिफाइन द पिक्चर एंड मेंशन द वेजिटेटिव पार्ट दैट हेल्प्स इट टू प्रोपेगेट। क्वेश्चन देख लिया। अब इस क्वेश्चन के नीचे एग्जामिनर कोई सा भी एक डायग्राम रखा, और जो डायग्राम रखा उसकी स्ट्रक्चर आपको मालूम है, आप लिख लीजिए। आप क्यों नहीं ये 6 प्रश्न बना देते, इसी से 6 प्रश्न ही बन जाते हैं आपके। आप खामखा परेशान होते हैं कि साहब कौन से हेल्प बुक लें, कौन सा क्वेश्चन बैंक लें। आप बनाइए अपना क्वेश्चन बैंक, एंड आई एम होपफुल आपको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक देखिए क्वेश्चन फिर आपको दिखा रहा हूँ। Agave is propagated through birds, eyes, rhizome, bulbs। मैं पीछे जाता हूँ, देखिए ये स्लाइड है, इसमें ये देखिए ये जो सी पार्ट है ये एगेव है। अब इसमें क्या है, बल्बिल। ये देखिए आप कर्सर देखिए, मैं कोशिश कर रहा था इसमें ये देखिए ये बल्बिल है, तो इसका ये आंसर इसमें बड़े आसानी से ये क्वेश्चन देखिए, एगेव इज प्रोपेगेटेड थ्रू। अब आपको इसमें डी आंसर जो है आपका। कोई आपको रटने पड़ा? आपको लोग कहते हैं बायोलॉजी रटना पड़ता है, नहीं रटना पड़ता है भाई, समझना पड़ता है, पूरी जिंदगी को समझ। भुवन जी, जी सर। ये प्रश्न एमसीक्यू डाल के आप जवाब देने से पहले इफ यू कैन थ्रो द चैट फॉर 30 सेकेंड, द कंट्रोल इज देयर। इकबाल कौर जी या कोई आपकी मदद कर सकते हैं, अगर चैट डाल के बोल दिया तो इसका जवाब दें, तो चिल्ड्रन विल, so थोड़ा लिटिल बिट ऑफ ग्रेटर एंगेजमेंट विल हैपन। तो दैट ठीक है सर, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ लेता हूँ। आई रियली अपोलोजाइज दैट आई एम टेक्स्टिंग इन मल्टीपल टाइम, पहली बार आप क्लास इसमें ले रहे हैं, लेकिन ड्रामेटिक हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। ठीक है सर, थैंक यू। तो जैसा सर ने अभी बात की है, एक क्वेश्चन मैं और दे रहा हूँ आपको, कि ये क्वेश्चन है कि ऑफसेट्स आर सीन। अब ये क्वेश्चन आपके लिए है, आप चैट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। मैं ऑप्शन दे रहा हूँ आपको, ये ऑप्शन है इसके 4, जिंजर, पोटैटो, वाटर हाइसेंथ, ब्राइफिल। आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है? यू जस्ट राइट द आंसर इन द chat box for question number 2. You can write for the question number 1 also. These are 2 multiple choice questions. The first one is agave is propagated through, इसका आंसर तो बता दिया था, but anyway question number 2 is offsets are seen in A ginger, B potato, C water hyacinth, and D biofuel. I think you must have written your answer. Just give your reply. In the previous slide, we have talked about this isotnia, this isotnia, that is water hyacinth. So one most importantly, you should know how this introduction of water hyacinth has created a havoc. Initially, ये जो वाटर हाइसिंथ है, जिसको समुद्र शोक कहते हैं, बड़ा खूबसूरत प्लांट है। ये प्लांट बंगाल में सबसे पहले पानी में लगाया गया कि इसके बड़े खूबसूरत इसके फ्लावर्स होते हैं। इसके खूबसूरती के लिए जब फ्लावर्स लगाए, देखिएगा कितने सुंदर इसमें ये पानी के ऊपर जो है फैली रहती है बेल, इसके सुंदर सुंदर फ्लावर्स हैं पर्पल कलर के। तो लेकिन ये जो वाटर हाइसिंथ है, इसको वहाँ का पानी, वहाँ का सारे के सारे एनवायरमेंट इतना मुफीद आया, इतना बढ़िया लगा इसको, इतना फेवरेबल लगा कि ये मोस्ट इन्वेजिव वीड्स में हो गया, और इसने पूरे के पूरे पानी को अपने अस्तित्व से इसको घेर लिया। हुआ क्या इससे, कि जब पानी की ऊपर की सतह बिल्कुल ढक जाएगी, तो जो नीचे प्राणी है पानी में, और भी तो प्राणी हैं, फिशेज हैं, और छोटे छोटे जू प्लैंक्टन्स हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, उनको तो कुछ नहीं मिल रहा है। तो क्या नहीं मिल रहा है, इसने सारी की सारी जो है ऑक्सीजन को ड्रेन कर लिया। इट ड्रेन्स ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर एंड विच लीड्स टू द डेथ ऑफ द फिशेज। तो ये जो उसका वाटर हाइसिंथ का जो ऑफसेट है, ये बड़ा क्विकली
ग्रो करता है। ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि व्हाट इज टेरर ऑफ बंगाल, टेरर ऑफ बंगाल व्हाट राइजिंग। इसी में एक क्वेश्चन और ऐड कर दिया जाता है कि राइट इट्स साइंटिफिक नेम। साइंटिफिक नेम मैंने भी बताया आपको, आइशोर्निया, ये इसका साइंटिफिक नेम है, जेनेरिक नेम है। तो ये बात हमने की थी अभी तक सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की और उसके डिफरेंट मोड्स की। अब हम बात करेंगे जो दूसरा टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिकली इसमें दो, सर 1 मिनट रुक जाइए। फिर से आपको जो है पोल करना है कि जो कॉन्सेप्ट आपको दिया whether you understood or not. Kindly give the concept. Now let us coming to sexual reproduction. It is a type of reproduction where two opposite sexes are mandatorily required. Number one. And both the opposite sexes, they form male and female gametes. The first thing is the requirement of two opposite sexes. The second thing is formation of male and female gametes. The third most important is fusion of the male and female gametes. इकबाल मैम, आपने इसको भी, हाँ जी सर बोलिए। आपने पोल को भी चालू किया हुआ है क्या? नहीं सर, बंद है। 15 सेकंड के लिए ही था सर। नॉट मूविंग। बैक बैक की प्रेस करके भी देखिए चेक कर सर। सर आप स्क्रीन क्लोज कर। ठीक है सर, ठीक है। हो गया सर, हो गया। So the sexual reproduction is a mode of reproduction where two opposite sexes, they produce male and female gametes, and these male and female gametes, they fuse to form a zygote. It is an elaborate process, it is a complex process, and it's a slow process when we compare it to the asexual mode of reproduction. Because asexual mode of reproduction is very fast, very quick. It results into the offspring that are not identical to the parents or amongst themselves. ये एक खूबी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, जिसने वेरिएशन को और एक लंबे समय के अंतराल के बाद इवोल्यूशन को जन्म दिया। अगर वेरिएशन ना हो तो फिर सब कुछ एक जैसा रहेगा। तो ये क्लोनिंग से बाहर निकल के आता है। वेरिएशन को अगर शुरुआत की है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की में वेरिएशन कैसे आता है इसको समझ लेते हैं कि जब गैमेट्स बनते हैं तो मियोसिस की प्रोसेस होती है, और आपको मालूम है कि मियोसिस के दौरान क्रॉसिंग ओवर होता है। क्रॉसिंग ओवर में जो जेनेटिक मटेरियल है वो एक्सचेंज होते हैं, क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर चेंज होती है, ये गैमेट्स के फॉर्म में आते हैं। फिर दो इंडिविजुअल्स के जो क्रोमोसोम्स है वो यूनाइट होकर के एक नया जाइगोट बनाते हैं, जिसमें एक नया एंटायरली नया जीनोटाइप बनता है। तो इस प्रकार से ये वेरिएशन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान करती है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, इट इज मोस्टली सीन इन द हायर एनिमल्स एंड हायर प्लांट्स। अभी तक हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में जाना है। अब इसके बीच में जो डिफरेंस है, ये एक असाइनमेंट है हालांकि आपके लिए। मैं आपको थोड़ा मदद कर देता हूँ एक स्लाइड के माध्यम से। इसको आप जस्ट देखिए और समझने की कोशिश कीजिए दोनों के बीच क्या डिफरेंस है। You just read upon it. I'm taking a break of say 5 seconds. Just go through it. मैंने दोनों के बारे में बताते हुए आपको स्पष्ट कर दिया है। फिर भी आपकी ज़्यादा बेहतरी के लिए, आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएँ, इस स्लाइड को देखिए। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैंने डिस्टिंग्विश किया है। यू कैन टेक a screenshot also. सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है।
I think it is clear to all of you. Now, reproduction in flowering. सर 1 मिनट कॉल कर लेते हैं. Poll is in progress. How many of you understood? Please tell. मैं दोबारा दिखाई दूं. डन सर, आप करिए. I think it is clear. Now, coming to reproduction in flowering plants. आपको मालूम है जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं इनमें फ्लावर्स जो हैं दे आर द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर. आई एम वेटिंग फॉर द स्लाइड टू मूव. सर एक बार बैक जाके दोबारा आगे आइए. मैं बैक कर रहा हूँ. बैक. It is taking time after poll. स्क्रीन शेयरिंग बंद करके दोबारा स्क्रीन शेयरिंग चालू कर लीजिए सर. इफ इट इज हैपनिंग लाइक दिस. ओके. आप देखते होंगे आप सब्जियां लाते हैं कि खास सीजन में कोई खास किस्म की सब्जी आती है. जैसे अभी आजकल थोड़े दिन पहले मटर चल रही थी. क्या होता है कि जो कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनकी लाइफ साइकिल केवल 1 साल में कंप्लीट होती है. ऐसे प्लांट्स को हम एनुअल्स कहते हैं. कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी लाइफ साइकिल 2 साल में पूरी होती है. जिसमें मूली है, प्याज है, ये अपनी लाइफ साइकिल 2 में कंप्लीट करते हैं. इनको बाइनल्स बोलते हैं. इसी प्रकार से कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो वर्षों खड़े रहते हैं और हर साल हमको फसल देते हैं. जैसे मैंगो है, बनाना है, मौसमी है, संतरा है और बहुत सारे फ्रूट्स हैं जो हमको कई साल तक ये देते हैं फसल. तो दे आर कॉल्ड एज पेरिनियम. एक बहुत खूबसूरत एग्जाम्पल है और ये क्वेश्चन है आपके लिए, सीबीएसई में पूछा गया है कि जैसे हमने बताया कि भाई किसी की लाइफ साइकिल जो है, लाइफ स्पैन जब देखते हैं जैसे ही रिप्रोडक्शन खत्म होता है वो खत्म हो जाते हैं. जैसे एनुअल्स के केस में हमने देखा, बाइनल्स के केस में. 2 क्लासिकल एग्जाम्पल है, एक बैम्बू और दूसरा नीला कुरिंजी, जिसका साइंटिफिक नेम है स्ट्रॉबिलैंथस कंथियाना. बैम्बू की खूबी यह है कि 50 से 100 साल के बीच में केवल एक बार फ्रूटिंग करता है, फ्लावरिंग करता है. पहले फ्लावरिंग करता है, फ्रूटिंग करता है और बाद में उसकी डेथ हो जाती है. तो ये क्लासिकल क्वेश्चन बनता है. देखिए मैंने आपको क्वेश्चन बनाना सिखाया है, आप इससे क्वेश्चन बनाएंगे. दूसरा एग्जाम्पल है स्ट्रॉबिलैंथस कंथियाना का, जिसको नीला कुरिंजी कहते हैं. ये हर साल, ये सॉरी 12 साल में जो है एक बार फ्लावरिंग होती है. तो पिछली बार जो इसकी फ्लावरिंग हुई है ये सितंबर अक्टूबर 2018 में हुई है. और जो आप हमारा साउथर्न पार्ट है, केरला है, कर्नाटका है, तमिलनाडु है, यहाँ की हिल्स जो है बिल्कुल नीली पर्पल हो जाती हैं इस प्रकार से, इसलिए इसको नीला कुरिंजी कहा गया है. आप क्वेश्चन बना सकते हैं कि विच प्लांट फ्लावर्स वंस इन 12 years. Which flower, name the flower which flowers once in 12 years in the southern states, name the states. Yeah, write the scientific name of नीला कुरिंजी. What is characteristic feature of नीला कुरिंजी? ये क्वेश्चन आप बनाइए. ऐसे ही बैम्बू के बारे में आप लिखते हैं कि which plant has a juvenile phase up to 50 years and thereafter onwards it enters into the reproductive phase. ये प्लांट्स के बारे में बात हुई. अब ब्रीडिंग इन एनिमल्स की बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टाइम ऑफ ब्रीडिंग. तो कुछ सीजनल ब्रीडर्स हैं. सीजनल ब्रीडर्स जो है खास सीजन में देखते हैं आप कि खास सीजन में ही वो ब्रीडिंग करते हैं. तो दीज एनिमल्स दे ब्रीड एट ए पर्टिकुलर सीजन और पर्टिकुलर टाइम ऑफ ईयर. जैसे फ्रॉग हैं, बरसात में देखते हैं आप. लिजर्ड्स हैं, मोस्ट बर्ड्स हैं,
इसी प्रकार से कुछ कंटिन्यूस ब्रीडर्स हैं जिसमें इस प्रकार की कोई पाबंदी नहीं है, दे कंटिन्यू टू ब्रीड थ्रू आउट देयर सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी, जैसे माइस है, कैटल है और क्वीन हनी बी है, ये कुछ एग्जाम्पल। साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, ये बहुत बढ़िया एक फिनोमेना है। फीमेल्स ऑफ प्लेसेंटल मैमल्स, खाली मैमल्स के अंदर जिसमें प्लेसेंटल ग्रोथ होती है, cyclical changes in the activities of ovaries and accessory ducts as well as hormones during the reproductive phase it occurs, and one of them is estrus cycle। ये estrus जो है ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है maddening strong sex heat desire। तो जैसे कैटल्स हैं, काउज हैं, बफेलोज हैं या शीप हैं, कुछ रेट्स हैं, डियर्स हैं, डॉग्स हैं, टाइगर्स हैं, इसमें किसी खास सीजन में इनमें ये एस्ट्रस की डिजायर उत्पन्न होती है, एंड ये खास तौर पे नॉन प्राइमेट मैमल्स हैं, एंड दिस साइक्लिक चेंजेस इन द हार्मोनल secretion, their accessory ducts, ovaries, etc. takes place. Second one is the menstrual cycle. It happens in primates like monkeys, apes, and humans. And this is a lunar cycle. It happens for once in 28 days. The question which has been asked in the CBSE regarding this concept is, name two animals that exhibits estrus cycle. You can frame the question for the menstrual cycle also. You can frame the question otherwise also. Events in sexual reproduction. Now, what are those events which are occurring in the sexual reproduction? तीन फेजेज हैं, एक प्री फर्टिलाइजेशन, एक फर्टिलाइजेशन और तीसरी पोस्ट फर्टिलाइजेशन। आइए इनको एक एक करके देखते हैं। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में क्या होता है? सबसे पहले गैमेट फॉर्मेशन, गैमेटोजेनेसिस, फिर गैमेट का ट्रांसफर, बनने के बाद वो ट्रांसफर होने चाहिए। गैमेटोजेनेसिस में क्या होता है? इसमें दो डिफरेंट टाइप्स के गैमेट्स बनते हैं। गैमेट्स हमेशा ध्यान रखिएगा हैप्लॉइड होते हैं, मेल एंड फीमेल। अगर दोनों गैमेट्स एक जैसे हैं, बिल्कुल समान हैं, दे आर कॉल्ड एज आइसोगैमेट्स। सो मेल एंड फीमेल गैमेट्स which are similar in their appearance, they are called as homogametes। क्वेश्चन आ गया, एग्जांपल है क्लेडोफोरा। क्वेश्चन आ जाएगा कि होमोगैमेट्स का एग्जांपल, या होमोगैमेट्स क्या होते हैं, या आइसोगैमेट्स क्या होते हैं। इसी प्रकार से दो गैमेट्स जब वो मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट होते हैं, दे आर कॉल्ड एज हेटेरोगैमेट्स। मेल गैमेट is called as एंथेरोजॉइड in plants or sperms in males। सिमिलरली फीमेल गैमेट को एग या फिर ओवम। ये कुछ एग्जांपल हैं, आपकी एनसीईआरटी बुक में है, देखिए। ये आइसोगैमेट्स है, होमोगैमेट्स हैं, और ये दोनों एग्जांपल जो हैं ये हेटेरोगैमेट्स के एग्जांपल। दिस एग्जांपल इज वेरी क्लियरली क्लैरिफाइंग द कॉन्सेप्ट ऑफ होमोगैमेट्स, आइसोगैमेट्स और हेटेरोगैमेट्स। सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिजम्स। कुछ प्लांट्स जो हैं या तो वो मेल होंगे या फीमेल होंगे, बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द मेल और फीमेल स्ट्रक्चर। उनको हम यूनिसेक्सुअल कहेंगे। बाइसेक्सुअल में दोनों के दोनों रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होंगे, मेल भी और फीमेल। सॉरी, हाँ ठीक है। इसके बाद होमोथैलिक एंड मोनोसियस, यानी कि एक ऐसा प्लांट जिसमें बाइसेक्सुअल कंडीशन हो, जैसे कोकोरबिट्स हैं, कोकोनट हैं। हेटेरोथैलिक यानी जिनको डायोसिस कहते हैं, ये टर्म यूज की जाती है यूनिसेक्सुअल कंडीशन को डिस्क्राइब करने के लिए। क्वेश्चन पूछा गया है सीबीएसई में कि व्हाई आर कोकोरबिट्स कैटेगराइज्ड एज मोनोसियस प्लांट्स। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है, आप इस पे विचार कीजिए और इसका आंसर दीजिए। सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिजम्स। जो प्लांट्स हैं उसमें फ्लावर्स जो हैं दे आर द सेक्सुअल स्ट्रक्चर बेयरिंग स्ट्रक्चर्स। तो जिस फ्लावर के अंदर केवल स्टेमन्स होते हैं दे आर स्टेमिनेट, जिसमें केवल पिस्टिल होती है, फीमेल स्ट्रक्चर होती है, दे आर पिस्टिलेट। जिनमें दोनों होती हैं दे आर हर्माफ्रोडाइट्स, ये मेल्स भी फीमेल भी बाइसेक्सुअल होते हैं। अर्थवर्म, स्पॉन्ज, टेपवर्म, लीच इनके एग्जाम्पल हैं। ये आपकी एनसीईआरटी बुक में डायग्राम है, इसमें आप देख सकते हैं ये सभी प्रकार के स्ट्रक्चर्स को क्लियर कर रहा है। इसको थोड़ा, अच्छा 10 o'clock हो गया है। आई थिंक दिस लास्ट कपल ऑफ स्लाइड्स लिटिल बिट स्लो। एवरीबॉडी आस्किंग कैन यू गो लिटिल बिट स्लो। स्लो
सर मैं तो टाइम की वजह से कर रहा हूँ, मैं तो आई कैन टेक एज मच टाइम एज यू प्रोवाइड। डोंट वरी, कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है। तो ये आप देखिए, ये देखिए आप, ये आप अर्थवर्म है जो कि एक हर्माफ्रोडाइट है। आप देख सकते हैं इसमें दोनों के दोनों सेक्स ऑर्गन्स हैं, टेस्टिस मेल की हैं और ओवरी की फीमेल्स की ओवरी। ये यूनिसेक्सुअल है कॉकरोच, जिसमें मेल अलग है और फीमेल अलग है। ये भी देखिए आप, ये सी पार्ट जो है मोनेसिस प्लांट का है, ठीक है। एक चैरक, एक एल्गी है, उसका एग्जाम्पल है। सिमिलरली आपको ये देखिए, एक डायसिस प्लांट है, मार्केंशिया का एग्जाम्पल है। ये आपका फीमेल पार्ट है आर्की यूनिफोर, और ये मेल पार्ट है एंथ्रीडियोफोर। आई थिंक on the basis of sexuality that the classification is clear to all of you. So how many of you would like to please through chat tell me whether you have got through this concept or not? सर मैं कॉल भी कर रही हूँ अभी, और आपको पोल भी हम दे रहे हैं, पोल में आप बताइए ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ। यू कैन सी द डायग्राम। और मन ही मन में डायग्राम के लिए क्वेश्चन फ्रेम करना सीखिए बच्चों। एक बात मैं बता रहा हूँ आपको, आप अगर क्वेश्चन फ्रेम करना सीख गए, आप 100% स्कोर करें। ध्यान से देखिए कॉन्सेप्ट को। ओके सर। आई एम वेटिंग। आफ्टर पोल इट टेक्स टाइम। ओके समय की पाबंदी को देखते हुए थोड़ा सा मैंने इसको तेज किया, इसलिए मुझे लगता है कि कुछ बच्चों के समझ में नहीं आया। एनीवे कुछ बच्चों का क्वेश्चन आ रहा है कि रिकॉर्डिंग कब मिलेगी। आप लोग को ये रिकॉर्डिंग कल आपके अकाउंट में, एस्पिरेशन अकाउंट में ही दिख जाएगी। तो सारा कुछ 24 घंटे के अंदर आपके एस्पिरेशन अकाउंट में आ जाएगा। Yeah, use smileys and thumbs up, animate and let everybody know. हाँ, thumbs up दिखाइए, स्माइली दिखाइए। I hope the concept is going on. Thank you. मोहन सर, मोहन सर, यस सर, यस सर। देखिए पोल के बाद जो है ये स्लाइड है वो स्लाइड नहीं कर रही है। पोल क्लोज हो गया? नहीं अभी नहीं हुआ सर। अच्छा, मैं मुझे दिख रहा था स्क्रीन, मैंने क्लोज कर दिया। नहीं क्लोज नहीं सर, अभी तो अभी है, अभी है। कॉल तो क्लोज हो चुका सर। नहीं ये स्लाइड मूव नहीं कर रही। सर वो एरो दबा के देखिए। मैं उसी से कर रहा हूँ सर। अच्छा, ये सिस्टम हैंग हो गया होगा सर, ऐसा लग रहा है।
वेट कर रहा हूँ। हाँ, आ गया सर, आ गया। लेकिन इसमें तो आप आ रहे हैं सर। यस, हेलो। यस सर यस, आपका आप चैट में देखिएगा कि आपको फीडबैक आ रहा है चैट में अभी भी। यस स्टूडेंट, you can go. Hope you had nice session. We will try to better the session. Every subject, first session is a learning process for each one of us. We will surely make it far better. ओके सर। Cheer up all the teachers with your thumbs up and smileys, and if you really enjoyed, kindly share. Wonderful. Sir, the slide is not moving. I'm waiting, sir, waiting for the slide to move. Escape कीजिए, escape मारिए, escape. Escape भी काम नहीं कर रहा सर। हाँ, डोंट वरी, अभी रिलैक्स कीजिए, क्लास खत्म हो गया है। क्लास खत्म हो गया? हाँ हाँ, 10 बज गया आपका। अरे मैं तो बहुत सारी स्लाइड बच गई। आपको उसको अगले क्लास में डालिए। आप स्लाइड का वो मत कीजिएगा। टेक टाइम बिकॉज these are new times and let this, see, children should love it. I see. एक्चुअली आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से दोबारा चालू करना है नेक्स्ट। अच्छा, सेक्सुअल वाला खत्म हो गया, सेक्सुअल से स्टार्ट कीजिएगा। टेक टाइम। अनफॉर्चुनेटली आपके मेल आईडी पे नहीं है क्या? सर ये सेशन कैसा रहा सर? बढ़िया रहा, बात करते हैं और बेहतर हो सकता है। आई एम श्योर आपने